अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में एक ना एक मेहमान हमारे साथ मौजूद होता है और वो अपने बारे में हमें बताते हैं। कहते हैं कि जब आपके घर में आमद बहुत ज़्यादा होती है, रहमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मेहमानों की तादाद बढ़ जाती है। लेकिन आज के मेहमान कुछ इस तरीके से ख़ास हैं कि ज़िंदगी में हम थोड़े से क्लॉज से गुजरते हैं। कोई भी ज़िंदगी में हादसा हो जाता है तो वहीं पर हम समझते हैं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। हालांकि उससे बरक्स अगर हम देखें तो हम कुछ अरसे पहले की ज़िंदगी जी चुकते हैं जिसमें अच्छाई बुराई ना करने वाले काम करने वाले काम हम तमाम को सरअंजाम देकर उस मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और ये कहा जाता है कि ज़िंदगी में अगर बीमारी आती है वो तो ज़िंदगी की यानी जान की ज़कात होती है। आज जो मेहमान मौजूद हैं पैदाइशी तौर पर नहीं पता होता कि ज़िंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन जब ये 10 महीने के थे तो इनको पोलियो का मर्ज लाहक हो गया था। पोलियो में ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है ये तो वही आपको बताएंगे। अच्छा, एक बात मैं कहूँगा, फैमिली, आपके बहन भाई वो आपको सपोर्ट करते हैं। ऑल्दो जब आपकी शादियाँ हो जाती है थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन ऑल्दो आपका खून है तो वो जोश ज़रूर मारता है कि आपके भाई के लिए, बहन के लिए, वालिदा वालिद के लिए कोई गलत कहे तो वहाँ पर लड़ाई का आंसर आ जाता है कि गलत कहा तो कहाँ क्यों। तो माशाल्लाह इस बीमारी से लड़ते हुए आप पीएचडी की आपने, उसके बाद आप माशाल्लाह किन किन मराहल से गुजरे। डॉक्टर तारिक राहिम सोमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रोफेसर ऑफ सीएस यानी कंप्यूटर साइंसेज हैं और रेक्टर हैं IOBM में। और इनके बारे में मैं इनको खुशामदीद करने से पहले ये कहूँगा कि अगर आज आप किसी भी वजह से लैग कर रहे हैं ज़िंदगी में कि मेरे साथ ये हादसा हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं शायद शक्ल के ऊपर कोई स्कार ऐसा आ गया कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तो इनसे इंस्पिरेशन ज़रूर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं और इस चीज़ की आपको नवीद भी देता हूं कि आप अगर इनसे कुछ सीखेंगे तो ज़िंदगी में वो मराहिल जो आज तक आप समझ रहे थे कि मुश्किल हैं या मैं नहीं पार कर पाऊंगा, तो इनके इंटरव्यू के बाद आप वो वक्तन फ़वक्तन उन मराहिल को पार करते चले जाएंगे। देर नहीं करते, डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अगर कुछ इंट्रो में गलती हो गई हो तो मैं ठीक है, तो मैंने इनसे कहा था कि कहीं मैं इंट्रो में गलत करूं तो आप मुझे वहीं टोक दीजिएगा, क्योंकि आज जब आप देखते हैं ना कि एक बहुत हायर पोस्ट पर एक बंदा बैठा है, और बताना इसलिए जरूरी था विद सॉरी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया क्योंकि लोग आपकी, क्योंकि हम अपीयरेंस यहां तक आती है हमारी, लोग नहीं जानते कि जिंदगी के दूसरा पहलू क्या है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले प्रोग्राम के फॉर्मेट से हट के सवाल करूंगा। जी जी। जिंदगी कितनी मुश्किल थी इस वजह से? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखिए, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और थी भी मेरे लिए, स्पेशली एज़ कम्पेयर टू अदर, मतलब मेरे जो फैमिली मेम्बर या दोस्त अहबाब, उनकी ज़िंदगी डिफरेंट, मेरी ज़िंदगी डिफरेंट। यानी हर वो इंसान जो अपने पाँव पर खड़ा होता है उससे आपकी ज़िंदगी डिफरेंट है। ऑफ कोर्स मेरे अभी तक डिफरेंट है और हो सकता है कि मरने तक ही डिफरेंट रहेगी। अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तो ज़िंदगी तो मुख्तलिफ रही, उसमें यानी बहुत सारे पहलू हैं। मेरा बचपन, फिर स्कूलिंग, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर जॉब, और जॉब के बाद फिर PhD, एंड देन कमिंग बैक, नाउ आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी। लेकिन जो सफ़र है वो, अब मैं 53 का हूँ, तो वो सफ़र ऐसे नहीं गुजरा कि माशाल्लाह लगते नहीं है। जी 53 ईयर्स ऐसे नहीं गुजरे कि 53 बस पल गुजर गए। कभी कभी तो एक पल भी वो बहुत लंबा गुजरा है और कोई पल जो है बहुत छोटा गुजरा है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेरा सिर्फ एक सवाल, 10 महीने की जो उम्र होती है, 1 साल के भी नहीं थे आप दुनिया में आए हुए, तो आपको ये पोलियो का मर्ज हो गया। अच्छा जी, पोलियो के कतरे नहीं पिलाई या वो, लेकिन जो बीमारी होनी है वो हो जाती है, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि जब ग्रोइंग एज में आते हैं, यानी 6-7 साल का बच्चा जब होता है तो वो एहसास करने लग जाता है, कुछ याद है उस टाइम की याद कि आप देखते थे सब चल रहे हैं और मैं क्यों नहीं चल पाता, या मैं सवाल करते थे कि मेरी टांगों में क्या मसला है? कभी सवाल किया ऐसा? नहीं, इस तरह नहीं हुआ। देखें, अल्लाह ताला कुछ निज़ाम है, हमारी कुछ फैकल्टीज़ हैं जिस्म की। अल्लाह ताला जब एक या दो फैकल्टी को ख़त्म कर देते हैं तो अल्लाह ताला 10 और फैकल्टीज़ ऑन कर देते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, हुआ ये कि मैं 10 माह का था, मेरे दोनों बाजू, दोनों टांगों में पोलियो था। अच्छा, मैं यहाँ से नीचे, अब मुझे वो वक्त तो याद नहीं है, लेकिन बताते हैं भाई बहन कि मैं खाना पीना भी मुश्किल होता था मेरा। अगर खाता था, अगर बहन भाई ने मुझे हंसाने की कोशिश की तो वो मैं फिर ख़राब हो जाती थी हालत मेरी।
तो उस वक्त दवा और दुआ दोनों साथ चलती रही। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब ये दोनों चाल साथ चली तो उसमें ये हुआ कि विद इन अ ईयर मेरी दोनों बाजू और एक टांग का पोलियो ख़त्म हो गया। लेकिन ये अभी भी नॉर्मल नहीं है। अगर मैं आपको यूँ करूँगा तो आप मुझे देखेंगे शेवरिंग है, तो मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन आपकी पढ़ाई तो बहुत अच्छी है। हाँ, पढ़ाई तो फिर वो तो अल्लाह की कुदरत है, उस पर आता हूँ मैं। तो अल्लाह की मेहरबानी है, वरना तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो वो जब फुल पोलियो था उसके बाद जब एक टांग पे आ गया तो उसके बाद मैंने एक ब्रेस वहाँ पर बनवाई बचपन में। अब उसको कैरी करना, अब शुरू में ब्रेस पहनना, उसमें जो पेन होता था मुझे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखा कि नहीं, इसको अंदर से कोई ट्राउज़र पहनकर फिर आप उसके ऊपर ब्रेस पहने। अब गर्मी में डबल ट्राउज़र, अभी भी मैंने डबल ट्राउज़र पहने हुए हैं, तो वो एक आदत पड़ी हुई है। तो वो फिर उससे फिर मैं आया। फिर जाहिर बात है एक नॉर्मल इंसान जो ये थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो 2 मिनट में 1 मिनट में करेगा, मुझे वो 5 मिनट से 7 मिनट लगते थे। तो वो तो एक एहसास तो साथ में चल रहा था। सही। और डिफ़िकल्टी भी थी, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कोई किसी से कम हूँ या मुझे अल्लाह ताला ने कोई कमी पेश की। लेकिन ये जो आपने कहा तो साइकोलॉजिकली देखें, जब बातें सुनता था बचपन में, जब सारी बातें बाहर, हमारी फैमिली तो बड़ी अच्छी, मुझे बहुत सपोर्ट हुई। मैंने क्रिकेट खेली, मैंने हॉकी खेली, मैंने फुटबॉल खेली, मैंने बैडमिंटन खेली, सारी गेम्स खेली। और मुझे याद है क्रिकेट में, हॉकी में मैं गोलकीपर, फुटबॉल में गोलकीपर, बाकी गेम्स में मेरे कज़न मेरे रनर बन जाते थे। बैटिंग अच्छी करता था, बॉलिंग मेरी सब छक्के मारते थे मेरी बॉलिंग पर। अच्छा, लेकिन अब जब मैं बाहर जा रहा हूँ कर रहा हूँ तो जाहिर बात है पड़ोस के बच्चे दूसरे, वो उनके जुमले तो वो तो हैं। तो मुझे जब कुछ फीलिंग होती तो मेरा डिफरेंट तरीका था कि मैं फिर, हमारी जगह थी 2 फ्लोर थे, तो मैं 2nd फ्लोर की जो सीढ़ियाँ हैं उसके बीच में खामोशी से रोता था। मतलब रोता ऐसे था आवाज़ ना निकले, आंसू निकलते थे? नहीं, रोता था, लेकिन वो आंसू भी नहीं, आंसू भी थे लेकिन रोता था, लेकिन आवाज़ मुंह से नहीं निकालता मतलब था। आप अपने और अपने अल्लाह के साथ कनेक्शन बना कर होते अच्छा, थे। उस वक्त फिर अम्मी को कहीं से फीलिंग हो जाती थी कि भाई ये, हाँ, तो फिर वो घूमती फिरती वो पहुंच जाती थी वहाँ, और फिर मुझे वो गले लगा कर ले जाती थी। तो वो जो फीलिंग होती थी, तो मतलब अम्मी ने मुझे कभी कहने का मौका ही नहीं दिया कि भाई क्या फीलिंग है, तो उनको पता होता था क्या फीलिंग है, तो वो फिर उसको कवर कर लेती थी माशाल्लाह। तो वो मुझे याद है वक्त, बचपन का वक्त इस तरह गुजरा। उसके बाद फिर मैं भी ढीठ हो गया, सारी बात है, मुझे फाइट करनी थी। मुझे अब पता है कि मुझे जहाँ पहुँचना है तो मैं 10 मिनट पहले निकलता था माशाल्लाह। तो मैं उससे पहले मैं कुछ अर्सा 14 ईयर मैंने यूएई में गुजारे, तो हमारे दोस्त मजाक करते थे यार मैं अब गया तो मैं 5 मिनट पहले पहुँच गया। आदत तो वही है, गाड़ी में जाएँ या पैदल जाएँ। अब मैं क्या 5 मिनट पहले पहुँचूँ, 7 बजे का टाइम है, अब क्या करूँ। तो फिर 5 मिनट गाड़ी में बैठा, फिर गए, घंटी बजा, तो वो अपने वॉच ठीक करे होते हैं यार तारिक से उम्र आ गया है, ये टाइम हो गया पक्का एग्जैक्ट टाइम पर उनकी घर की बेल दी। तो ये फील भी ना हो गया। अच्छा, मेरी आदत इसी तरह, यहाँ पाकिस्तान में डिफरेंट है, ट्रैफिक के इशूज़ हैं दूसरे हैं। सही। यहाँ कभी कभी प्लानिंग हमारी गलत हो जाती है, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि मैं टाइम से पहले पहुँचूँ। सही। अच्छा, आज के सवाल कुछ मुख्तलिफ हो जाएंगे क्योंकि स्पेशल चीज़ों को हमने डिस्कस करना है आज। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्योंकि क्वेश्चंस जो मेरा फॉर्मेट है हम उसको भी लेके चलेंगे। मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब आपको शुरू से मिजाज की, क्योंकि विद सॉरी डिसेबिलिटी थी आपको, तो मिजाज में गुस्सापन आ जाता है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ और मैं मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैंने आज से इस साल से पिछले साल की जो ट्रांसमिशन है वो मैंने स्टिक पर की थी, क्योंकि मेरे साथ इंजरी हो गई थी और मैं स्टिक से चल रहा था। और फिर मैं कहूँगा कि मेरी पूरी टीम बड़ी सपोर्टिव थी, लेकिन एक बंदा जो बार बार मुझे हौसला देना या करना कॉल पर थे कि नहीं तुम करोगे, तुमने कल प्रोमो शूट करना ही करना है। तो मैं समझ सकता हूँ कि मुझे एक अच्छा टाइम लगता था सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, और उसमें मैं आज भी बिल्कुल ये कहूँगा कि जाकिर और एक हमारे भाई हैं दूसरे, इनको चटनी चटनी बोलते हैं, लेकिन उसने हमेशा मुझे पावर अप करते थे, पकड़ के लेकर आना करना, तो बहुत मुश्किल होता है वो टाइम। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा आपको कि उस वक्त मिजाज में ना गुस्सापन आ जाता था। तो आपके मिजाज में गुस्सा था, बिल्कुल गुस्सा था, लेकिन वही है कि उसको डिफ्यूज़ अम्मी करती थी। ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल जैसे अब जो वो बचपन का टाइम जब हम स्कूलिंग करते थे, तो मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा कज़न आ गए थे, मामू मेरे होते थे उस वक्त पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन में, तो वो आते जाते रहते थे। तो जैसे ही वो पाकिस्तान आए तो कज़न वगैरह सब मिलने हैदराबाद से आ गए, तो मैंने कहा मैं स्कूल आज नहीं जाऊँगा।
तो अब्बू ने मुझे ज़बरदस्ती, वो कहते हैं नहीं, टांगों हाथों से लेकर, अब वो मैं रो रहा हूँ, अब वो मुझे अपनी गाड़ी में लेके और वहाँ पर मुझे पियोन को कहा कि इसको आप पहुँचाओ क्लास में। तो वो दिन, आज का दिन, मैंने कभी भी मतलब नागा नहीं किया, ना ऑफिस का नागा किया, ना स्कूल का नागा किया। अब मैं रेगुलर, बहुत ही रेगुलर होता हूँ। तो एक दिन वो उन्होंने मेरा जिद तोड़ी, तो मैंने वो आज उसका सबक मुझे मिला और मैंने पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ा। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, अम्मी मुझे डिफ्यूज़ करने का फार्मूला अम्मी के पास था। तो जो गुस्सा, अभी भी गुस्सा आता है, लेकिन वो डिफ्यूज़ अभी भी अम्मी करती हैं, या कभी मैसेज कर देती हैं अभी। तो अब मेरे पास अभी बहुत हैं, बहन भी हैं, भाई भी हैं, सब हैं। तो वो अब जाहिर बात है, अब मैं बहुत कूल हो गया हूँ। मैं गुस्से को, अपने आप को भी समझता हूँ कि गुस्सा क्यों आता है। ऐसी चीज़ों पे अभी भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर जाहिर बात है कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो कंट्रोल भी सीख लिया है अभी। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब स्पेशल केयर, अच्छा आप बहन भाई कितने हैं वैसे, ये बताएं। 2 भाई 1 बहन। 2 भाई 1 बहन, मतलब आपको मिला के 2 भाई? जी जी, ठीक है जी। आप मतलब टोटल 3 है ना? 3 है। अच्छा, आपका कौन सा नंबर, फर्स्ट सेकंड? मैं सेकंड ब्रदर हूँ, लेकिन मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा, सबसे छोटे, तो मतलब लाडले हुए घर के? जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो आप लाडले, ठीक है, ऊपर से फिर आप क्योंकि आपकी प्रॉब्लम थी आपके साथ, अल्लाह ताला की तरफ से एक आपका इम्तिहान कह लें, ये अल्लाह ताला कहते हैं कि इम्तिहान भी उन लोगों को पर डालता है जो कि उसको बेयर कर सकते हैं। अल्लाह ताला उस पर इम्तिहान नहीं डालता जो कि इसको बेयर नहीं कर सके। तो मतलब एक मिजाज में फरमाइशें थी या? फरमाइशें बहुत थी। मैं भाई बहन के साथ बहुत करता था। अभी ऐसा था उस ज़माने में, ये हमारे यहाँ अब ज़माना ये है कि अब बच्चों के लिए जो चीज़ें आती हैं, 3 बच्चे, 3 अलग चीज़ें आती हैं, 3 अलग लिफाफे आते हैं। उस ज़माने में अब वो एक लिफाफा लाते थे। ठीक है। अच्छा, अब वो जाहिर बात है मुझे मिलता था। सही। जैसे फ्रूट आ गया, मुझे मिल गया, मुझे अभी तक याद है। अच्छा, वो मुझे याद है एक दफ़ा अबू लेके आए चीकू घर में आए, तो अब भाई बहन दोनों देख रहे हैं। अब मुझसे थोड़े बड़े थे, इतने बड़े नहीं था, वो हर एक को हिस्सा मिलना। जब मैंने वो थैली उठाई हुई थी, अब मैंने भाई को कहा कि जी पहले आप मेरे लिए स्टूल लेके आए, मैं उस पर बैठूंगा। वो स्टूल लेके आए, बहन को पता नहीं क्या लेके आए, वो लेके आए, प्लेटें आ गई। अब मैंने कहा मैं आपको नहीं दूँगा, ये मेरे। अब वो लड़ाई शुरू हो गई। तो वो चीज़ें थी बचपन में, लेकिन जाहिर बात है दोनों भाई बहनों दोनों ने अपना जो है, जाहिर बात टाइम मुझे ज़्यादा मिलता था, मदर की तरफ से, फादर की तरफ से, मोर केयर। तो उन्होंने भी उसको सेक्रीफाई किया, अदरवाइज मुश्किल होता मेरा। अभी भी आपके बहन भाई हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सपोर्टिव हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वो मानते हैं कि छोटू है हमारे घर का? हाँ, क्योंकि देखिए अब मैं बड़ा हो गया हूँ असल में, क्योंकि अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरे ऊपर है। अच्छा। तो अब मैं बड़ा हूँ सबका। अच्छा जी, तो मतलब अच्छा, अब रूल करते हैं या नहीं, मतलब वो सारा निज़ाम, अच्छा अब उन्हें वफात से पहले मुझे कहा कि आप संभालें, तो फिर मैंने कहा ठीक है। की वफात हो चुकी है, वालदा हैं? जी वालदा है माशाल्लाह। अब वो कहती हैं कि तारिक साहब जो है थोड़े चेंज हो गए हैं, गुस्से वाले हो गए हैं, या पहले कहती थी गुस्से वाला है? पहले बहुत था, अब तो बहुत कम, अब कम हो गया। अच्छा जी। अच्छा, हम आपकी अब स्टडीज़ की तरफ आते हैं, क्योंकि देखिए हम बस का सफ़र आपसे कभी किया आपने? वैसे बस का सफ़र? मैं बस का सफ़र किया, रिक्शा का सफ़र किया, टांगे का सफ़र किया, सारे सफ़र। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, बस का सफ़र जो किया वो क्योंकि देखिए 2 कैटेगरीज होती हैं, या तो फॉर फन करते हैं लोग, या नहीं गाड़ियों से, और एक होता है बहालत मजबूरी के गाड़ी नहीं है तो हमने सफ़र तो करना है। तो आपका कौन सा वाला? अच्छा, हम जब बचपन में थे तो जाहिर बात है वी आर फ्रॉम द मिडिल क्लास, थोड़ी सी ज़मींदारी है, ज़मींदारी भी करते हैं। उस वक्त अबू के पास एक वॉक्स वैगन हुआ करती थी। अबू हज पे गए तो वो वॉक्स वैगन भी उन्होंने सेल कर दी। तो अब हमारे पास गाड़ी बिल्कुल नहीं थी। अब गाड़ी नहीं थी तो फिर ये हुआ कि मुझे अभी तक याद है वो 1C और 7H बस हुआ करती थी, उसमें रेगुलर हम जाते थे बस में, अपने स्कूल रेगुलर स्कूल जाते थे उसमें। उससे मुझे अभी एक याद है, जब एक दफ़ा हुआ था, जब वहाँ पर जब बसें वो रुकती नहीं, आपको पता है स्टॉप के ऊपर, हमारी गली से आगे निकल गया स्टॉप और रुकी नहीं। अब मुझे जंप जाना पड़ा। एक दफ़ा जंप किया तो मेरी ब्रेक हो गई थी, टूट के। उसके बाद फिर अम्मी ने कहा नहीं, इसको अभी हम टांगा कर लेते हैं। फिर सही। तो फिर हमने टांगा वाला का इंतज़ाम किया, क्योंकि बस से फिर वो मुझे जो मेरी ब्रेस है वो डैमेज हो गई थी अब बस से उतरते हुए। वरना मैं बस से वही तरीका, दौड़ते दौड़ते मैं बस पे चढ़ता भी था, बस पे उतरता भी था। वो तो बिल्कुल रेगुलर, हम काफ़ी साल गार्डन में रहते थे, और वहाँ पर अपना बंदर रोड पे हमारा स्कूल था। ठीक। बिल्कुल रेडियो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने। ठीक। स्कूल, तो उसमें हम बसों में जाते रहे। रेडियो पाकिस्तान की जो ओल्ड बिल्डिंग है, बिल्कुल ठीक है, वो बड़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है वैसे। बस में हम ज़रूरत थी हमें जाने की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों की, अगर मैं फैमिली, आपने कहा कि मिडिल क्लास थी, तो आपके वालिद मोहतरम क्या करते थे? अब वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे। गवर्नमेंट ऑफिसर जी। और यानी उनकी ज़िंदगी यानी ऐसी गुजरी, वो अगर हमें
वो समझ दूसरे लोग समझते जब उनका नाम देते हैं डिपार्टमेंट, कहते हैं आप तो भाई करोड़ों में खेल रहे होंगे, लेकिन अबू हमेशा बस में गए अपने ऑफिस। अबू की पहले जो गाड़ी उन्होंने ली थी यानी शुरू में वो वॉक्सवैगन थी, उन्होंने बेचकर हज कर लिया। उसके बाद उन्होंने फिर गाड़ी नहीं ले सके, वो रक्षा बस ईमानदार थे। जी ईमानदार थे। और उसके बाद उनको पहली गाड़ी मैंने लेके दी जब मैं यूएई गया काम करने के लिए, तो फिर मैंने अब्बू को पहली गाड़ी लेके दी। ठीक है। तो उस अरसे तक यानी अब्बू के रिटायरमेंट तक अब्बू के पास कोई गाड़ी नहीं थी। ठीक है, ठीक तो है। इस तरह हमारा सिस्टम। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्योंकि जब आप मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो उस वक्त कोई भी चीज़ आप लें, अचीवमेंट्स, आपकी मोबाइल हो, आपका घर हो, आपकी गाड़ी हो, आपके अच्छे कपड़े हों, तो बंदे को ना रात में नींद नहीं आती कि मैंने ये कैसे खरीद लिया। बिल्कुल। तो वो एक्साइटमेंट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपने पहली दफ़ा गाड़ी ली थी और अपने वालिद मोहतरम को गिफ्ट की थी, तो क्या फीलिंग्स थी वो? देखिए हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, हमारे छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए भी एक प्लान होता है बड़ा। छोटी ख्वाहिश का बड़ा प्लान होता है। और उस प्लान के तहत हम काम कर रहे होते हैं। तो जब मैंने यूनिवर्सिटी में गया तो मैं, अच्छा अब्बू के पास गाड़ी नहीं थी, अब्बू ने मुझे गाड़ी लेके किस तरह दी कि मैंने कुछ सेविंग की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। अब वो सेविंग में मेरे 53,000 मेरे बने थे। उस वक्त FX मिलती थी 60-70 हज़ार की। सही। तो 53 मेरे बने थे और 6,000 अब्बू ने दिए मुझे, तो हमने एक गाड़ी खरीदी FX। अब वो मैं चला नहीं सकता था क्योंकि वो तो नॉर्मल गाड़ी थी, ऑटोमेटिक नहीं थी। फिर अबू ने 2,000 उस ज़माने में खर्च करके वो जो उसका क्लच है वो मेरे समाप्त कर दिया। तो अब वो हुआ क्या था कि मैं जब यूनिवर्सिटी जा रहा था तो अब वहाँ पर शाम की क्लास हुआ करती थी, तो हमें बहुत ही पैदल चलना पड़ता था, इतना पैदल कि मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। सही। वहाँ पर दोस्त मेरे साथ थे जो मेरे अभी भी साथी हैं अच्छे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हुए मेरे साथ चलने, अगर वो खुद पहुँचना चाहे नीचे मेन रोड पर बस के लिए तो वो शायद मुझसे आधा घंटा पहले पहुंचा। आधा घंटा वो मेरी वजह से स्लो चलते थे। लेकिन आज तक आपको याद है? मुझे याद है बिल्कुल वो ज़माना। फिर मैंने कहा अबू को मैं तो नहीं पढ़ सकता क्योंकि बस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बस के लिए हमें उधर जाना पड़ता है, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ता था। तो उसके बाद ये हुआ कि अबू ने मुझे कहा कि ठीक है, मेरी कुछ सेविंग थी, मैं शुरू से बचपन से सेविंग करता था, और वो सेविंग मैंने फिर सेल आउट की और उसके बाद मैंने वो गाड़ी ली। अच्छा, उसके बाद ये गाड़ी जाहिर बात है वो मतलब फैमिली की पहली गाड़ी हो गई, क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे, अबू भी जॉब में थे, तो फिर अबू भी इस्तेमाल करते थे, हम भी इस्तेमाल करते थे उस गाड़ी को। उसके बाद फिर वो गाड़ी भी मतलब हमने सेल की। फिर मैंने एक और ऑटोमेटिक गाड़ी ली जिससे फिर बेहतर पोजीशन हुई। जैसे मेरी जॉब मिलेगी तो मैंने उसी ऑटोमेटिक गाड़ी में आना जाना किया। फिर जब मैंने अबू के लिए गाड़ी खरीदी, क्योंकि अब मेरे लिए तो गाड़ी हो गई थी, अब मैं क्योंकि फिर मैं मुल्क से चला गया बाहर, मैंने यूएई चला गया, मैंने वहाँ 14 ईयर काम किया मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि पहले मैं अब्बू के लिए गाड़ी खरीदूँ, क्योंकि घर में ज़रूरत है, और मैं भी अपनी गाड़ी बेच कर ही वहाँ जो दुबई आया होता, जो खर्चा वगैरह। हर बात है, हम इतने तो नहीं थे कि हम नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन अभी पहुँचने का खर्चा, उसमें शुरू के खर्चे कहाँ से करेंगे। ठीक है। तो वो गाड़ी भी मैं बेच कर फिर मैं दुबई आया। तो फिर उससे मैं जैसे मुझे थोड़ी सी सेविंग होना शुरू हुई तो मैंने फिर अब बैंक के थ्रू अब्बू को गाड़ी लेके दी। ठीक है। जब अनाउंस किया था तो क्या सूरत हाल थी कि अब्बू आपके लिए गाड़ी लिया है? क्योंकि मेरा जो भी पैसे थे वो मैं सारे अब्बू को भेजता था। तो अब वो अब्बू कहते थे आपकी इतनी सेविंग हो गई। मैंने कहा अब्बू बस सेविंग हो गई तो अब आप गाड़ी बुक करवाएं। ज़बरदस्त। तो अब ने कहा ज़रूरत क्या है, मैं चल रहा हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। नहीं, मैंने कहा अब्बू बस गाड़ी क्या है, मैं आऊँगा, मुझे ज़रूरत पड़ेगी। अब्बू की मन नहीं कि आपके लिए ले रहा हूँ। मैंने कहा मुझे ज़रूरत पड़ती है, मैं हफ्ते 2 हफ्ते के लिए आता हूँ या 2 महीने के लिए बीच में आता हूँ, तो आई नहीं रखा, तो मुझे बस गाड़ी लेके दें आप। तो इस तरह वो अब्बू के नाम पे गाड़ी हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये खुशियाँ जी, ये छोटी सी जो है ये बड़ी मायने रखती हैं। कहते हैं ज़िंदगी में जब आप इन खुशियों को, इन टाइम को आप दोबारा जीते हैं तो आप जवान हो जाते हैं, दोबारा बचपन में चले जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप वापस, अच्छा दुबई में जो आपने जॉब की वो अच्छा जॉब के दौरान कभी कमेटी डाली आपने? कमेटी डाल के, क्योंकि गरीब जो तबका होता है हमारा बेचारा कमेटियां डाल के जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, जब पाकिस्तान में थे कभी ऐसा किया? अभी भी कमेटी डाल रहा अभी भी कमेटी है मेरी, जल रही है। जबरदस्त। वैसे अच्छी चीज है। अपना ही पैसा आपको वक्त पे मिल जाता है। तो मतलब अगर मैं पूछूं कमेटियों से, कभी मोबाइल खरीदा या कभी अपने लिए ऐसा किया कि फुफ्फो की बेटे की शादी आ रही है, चलो सब घरों के कपड़े बन जाएंगे? मेरी 2 किस्म की सेविंग्स है। एक वो जो पुराने जमाने का वो उसमें सेविंग होती है मेरी, और दूसरी सेविंग मैं कमेटी से करता हूँ। तो फिर प्लान करता हूँ कि जब ये मुझे अपने लिए कुछ चीज़ें लेनी है। देखिए हम इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन में, घर है, अपनी गाड़ी है, लेकिन फिर भी ज़रूरतें तो हमारा जो सैलरीड पर्सन है, हमारी डिफरेंट अप्रोच होती है, हमें उसी हिसाब से चलना होता है कि इतना खर्चा होगा। अब अल्लाह का निज़ाम इस तरह के खर्चे
एकदम भर जाते हैं या एकदम ज़्यादा हो गए तो उसको कैसे टैकल किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो कमेटियाँ हमें वो हेल्प आउट करती हैं। तो मैं अपने जो पर्सनल चीज़ें खरीदता हूँ वो कमेटी के पैसे मिलते हैं वो मैं खरीदता हूँ, सही, क्योंकि मेरी जो तनख्वाह आती है वो सारी घर के ऊपर ख़त्म हो जाती है। ठीक है जी, इसी के साथ मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। बड़ी अच्छी बातें जहन में आई, लेकिन ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे। और देखेंगे, कहते हैं कि जब आप सेल्फ मेड होते हैं तो जिंदगी में आपको कोई भी बात बताते हुए सच को अगर आप सामने रखते हैं तो जिंदगी में बड़ा अच्छा लगता है कि अपने आप को बयान करना। और आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज्यादा नसीहतें देके जाएगा। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जाते जाते जैसे सवाल छोड़ा गया था कि मेरे जहन में कुछ सवाल है। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब कि जब आप सैलरी पर्सन होते हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो एक मतवसत तबके का बच्चा होता है, लड़का होता है या लड़की, अगर वो नॉर्मल घर में गई है तो हर जगह पर अपनी ख्वाहिशों को मारना पड़ता है जी। ऐसा ही होता है ना कि आपने अगर कहीं घूमने जाना है, अच्छा जी प्लान कर लिया, ये टिकट 10,000 में ट्रेन में चले जाएंगे, आना जाना हो जाएगा, वहाँ रहेंगे, करते कराते राउंड अप 30 का जब फिगर बनता है, यार 30,000 में बिल आ गया तो कहाँ से देंगे। तो वहाँ पर लड़के की अपनी ज़िंदगी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, वो घर के बिल्स देना, ग्रोसरी लेकर आना, या किसी की शादी आने वाली 4 महीने बाद, तो अभी से सेविंग करेंगे तो शादी पर जा सकेंगे। तो मुझे बताएं कि कभी ऐसा हुआ क्या आपने कोई प्लान ट्रिप किया हो अपने लिए जहाँ पे सिर्फ डॉक्टर साहब जा रहे हैं, डॉक्टर तारिक साहब जा रहे हैं, और फिर आपने जहन में आया कि नहीं यार ये अभी मैं लगा दूंगा तो 3-4 महीने बाद ये भी खर्चा आने वाला है, तो मुझे छोड़ो, मैं कभी चला जाऊंगा, इस वक्त पैसे बचाओ। ये सर देखें दिशान भाई, ये शुरू से मेरे क्यों हम मिडिल क्लास में ऐसे ही होता है। मुझे याद है जब अब्बू हयात थे, मैं इस वक्त पहली या दूसरी जॉब थी मेरी पीएचडी के बाद, तो मुझे अमेरिका जाने का बड़ा शौक था। ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस आ गई, अब कॉन्फ्रेंस आ गई, उसमें मेरा पेपर भी एक्सेप्ट हो गया, मुझे वीज़ा भी मिल गया। अब मेरा पैसे नहीं थे कि मैं टिकट खरीद सकूँ। सही। अच्छा, अबू से डिस्कस किया, अबू ने कहा कि बस यार नहीं जाओ, बस क्या करें। मैंने कहा नहीं अबू जाना तो है, मैंने ख्वाहिश इतनी, मतलब यानी बचपन से मैं चाह रहा था कि मैं, मेरी एडमिशन शुरू में हुई थी इंटरमीडिएट के बाद, लेकिन मैं नहीं गया था। अबू ने कहा नहीं हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मैंने कहा अमेरिका एक बार देखना तो है मुझे, तो अब क्या करें। तो फिर अबू का क्रेडिट कार्ड मेरा क्रेडिट कार्ड, तो उसको प्लान किया हमने कि इसके पैसे लेते हैं, और फिर वो करके आ गए। वापस आए तो उसको ख़त्म करने में तकरीबन साल लग गया। सही। कि उसको पैसों को, क्रेडिट कार्ड के पैसों को क्लियर करें। उसके बाद इस तरह होता कि जैसे अब मैं अभी भी अम्मी से कल बात कर रहा था कि मैं यूएई में रहा, तो मैं और मिसेज़ जो है बहुत सारी अपनी ख्वाहिशों को हमने दबाया। अगर वो न दबाते तो हमारे घर के वो खर्चे नहीं पूरे होते यहाँ के। तो ये ये पूरा एक इस तरह मैकेनिज़्म है। लेकिन मुझे अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी मेहरबानी है कि मैंने जो मुल्क घूमे वो कॉन्फ्रेंस के मतलब बहाने के, मुझे कहीं जाना है या कहीं मेरी इनविटेशन है या मैं कहीं फेलो बन गया हूँ, तो कहीं से तो मुझे टिकट वगैरह सब फ्री आ जाता है, स्पॉन्सर हो जाता है। फिर मैं मिसेज़ की टिकट ले लेता हूँ, भाई आप मेरे साथ चलें, होटल भी वैसे होता है, खाना पीना भी होता है, तो एक टिकट मुझे एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है। कभी कभी मिसेज़ को कहता नहीं आप नहीं जाएँ, मुझे जाना है और इसमें ज़्यादा खर्चा होगा। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसा हुआ कि मुझे प्राग जाने का भी शौक़ था। प्राग में मुझे पूरी एक मुझे मिल गई स्पॉन्सरशिप, मुझे फेलोशिप मिल गई, 5 दिन का टूर था, एवरीथिंग वाज देयर, इवन जो यानी डेली अलाउंस भी था मेरे लिए। लेकिन अब इतने पैसे नहीं थे हमारे पास कि मैं मिसेज़ का वो अपना टिकट खरीद सकूँ। तो फिर मैंने मिसेज़ को कहा आप पाकिस्तान चली जाएँ, मैं उस वक्त यूएई में था, तो मैं उधर करके आता हूँ, फिर आप भी घूम फिर के वापस आ जाएंगी। तो इस तरह हमने अपने जो है ना ख्वाहिशात को दबाया है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं कहूँगा डॉक्टर तारिक कि आपने तो दबाया, आपकी मिसेस बहुत अच्छी हैं। मैं वही कहना था, उन्होंने ज़्यादा दबाया, क्योंकि वो अगर चाहती कहती नहीं आप भी ना जाओ, हम नहीं जाते, तो बिल्कुल। तो ये हम, क्योंकि वो मेरी कज़न भी हैं, तो हम देखें मिल के जब आपकी शादी होती है तो आप टेक्निकली 2 ख़ानदान एक हो जाते हैं। ऐसा ही। लेकिन अगर आप एक ही ख़ानदान के हों तो उनको सब पता है, छोटी चीज़ों का, बड़ी चीज़ों का, हर चीज़ का। तो जब आपकी मिसेस और हस्बैंड की जो फ्रीक्वेंसी मिल जाती है नहीं, तो फिर मसले हल होते हैं। असल में एक बात मैं बोलूँगा डॉक्टर साहब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही होते हैं लेकिन देखकर भी अपने नहीं बनते। एग्जैक्टली, ये भी है। ये सही कहते हैं, ताने देना कि ये हो गया, ऐसे हो गया, किसी के लिए किसी को छोड़ा, बाप ने बेटे से अपनी वल्दियत छीन ली क्योंकि उसने मेरी बात नहीं सुनी। तो ये चीजें जिंदगी में हैं, बहुत ज्यादा जगह पर हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि
लकी होते हैं वो लोग जिनको अच्छा हम सफ़र मिले। लेकिन मैं साथ साथ ये भी ज़रूर कहता हूँ कि वो लोग भी बहुत लकी होते हैं जिनको अच्छे दोस्त मिलते हैं। हमारे यहाँ पर एक थोड़ा सा फिनोमेना ये है कि अच्छा मुझसे जब तक मेरी नीड पूरी हो रही है तो वो मेरा दोस्त है, अदरवाइज वो दोस्त नहीं है। दिस इज़ नॉट द वे। आपको अच्छा दोस्त मिला, खुदा की खास रहमत होती है। आपको अच्छा जीवन साथी मिला, खुदा की खास रहमत है। आप उसको संभाल कर रखें। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब कहीं जाने का ऐसा कोई प्लान कि यहाँ तो जाना है और मिसेस के साथ जाना है? अभी हमने एक तो हज का प्लान किया था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम जब यूएई में, मेरा ये इरादा था कि अबू अम्मी को सबको लेके जाऊँ। तो इत्तेफाक से जब मैं वापस पाकिस्तान गया था तो फिर अबू ने कहा कि नहीं, अब मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। वो फिर मैंने अब कहा कि मेरे पास अबू पैसे हैं, मैं आप चारों को, हम 4 जा सकते हैं, 5वां नहीं, क्योंकि अब ऐसा मुझे भी ज़रूरत थी हेल्प की। तो मैंने कहा अगर मैं, मेरी व्हीलचेयर कौन चलाएगा? अम्मी की, अगर अबू की मैं चलाता हूँ या फिर अम्मी की मिसेज चलाती हैं तो फिर भी मसला, तो हमें एक और बंदे को साथ लेके चलना था। अब 5वें बंदे के हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर अबू ने मुझे कहा, अबू ने हज किया हुआ था, अबू ने कहा नहीं, मैं फिर मेरा तबीयत भी मज़ा नहीं है और ये मैं नहीं कर सकूँगा, आप दोनों। अच्छा मैंने 14 ईयर पैसे सेव करके रखे थे। मैंने कहा मैं जाऊँगा तो दोनों को लेके जाऊँ, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। लेकिन वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। फिर अबू ने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि नहीं आप जाएँ। तो फिर अम्मी से मैंने कहा आप चलें। हमने कहा मैं कैसे जाऊँगी, अबू का ख्याल कौन रखेगा? मैंने कहा ये भी सही है। तो फिर मैं और मेरी मिसेज हज किया एक साथ, एक बड़ी हमारी ख्वाहिश होगी पूरी। अब एक तो मुल्क है जो मैं देखना चाह रहा हूँ, जैसे मैं पेरिस नहीं गया, जैसे मैं इजिप्ट नहीं गया, वहाँ पर मिस्र के जो अहराम है, ये मिस्र जो है वो देखने का शौक है, मेरी वालिदा को बहुत है जी। तो ये 2 प्लेसेस हैं जो मैं प्लान करता हूँ कि अभी कभी मौका मिला तो मैं मिसेस को लेके जाऊँगा। बाकी तकरीबन मतलब सारी दुनिया घूम। अच्छा अब हम आते हैं IOBM की तरफ। तो आपका यहाँ पर जाना कैसे हुआ? अच्छा मैं यूएई में था तो यानी अराउंड 2017 की बात है। वहाँ पे भी आप एजुकेशन में थे? जी जी, मैं दुबई में भी? जी दुबई में। मैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में रहा हूँ। वहाँ पर मैं 2003 में गया। उस वक्त मैंने अजमान यूनिवर्सिटी, उसके बाद अलैन यूनिवर्सिटी, फुजैरा यूनिवर्सिटी और आखिर में मैंने ज़ेबिस कैंपस में मैं प्रोफेसर था। ठीक है माशाल्लाह। जो दुबई कैंपस इनका। तो अब्बू की बीमारी शुरू हो गई थी, डेमेंशिया, उनको भूलना ये वो। तो 2016 में जब मैं उनके बाद मैं छुट्टियों में गया तो उन्होंने कहा अब बेटा वापस आ जाओ। तो मैंने कहा अबू ऐसा तो अब मैंने गाड़ी अभी ली है बैंक से, ये हो तो मुझे अब 1 साल दें, मैं बाइंड अप करके आता हूँ। तो उसके बाद स्लोली मैंने बाइंड अप करना शुरू किया। तो मैं 2017 में जो है मैं वापस आने के लिए इधर पर अप्लाई किया। इधर तो फिर एक हमारे बहुत ही मोहसिन बड़े भाई हैं, हमारे मोहसिन हैं, तो उन्होंने मुझे, मैं इंट्रोड्यूस नहीं था IOBM से, तो उन्होंने मुझे फिर IOBM से इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे एक और ऑफ़र थी तो मैंने उनको रिग्रेट किया। मैंने कहा जी मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर बड़ी अच्छी बात यह कि मतलब मैं आपको ऑन एयर कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ की जो कैंपस है वो एक्सेसिबिलिटी के साथ कंप्लीट, हर जगह, हर बिल्डिंग में आपको रैंप मिलेगा, हर बिल्डिंग में आपको रेलिंग मिलेगी। ठीक है, अब जैसे अब मैं आ रहा था सजनों से तो रेलिंग नहीं थी, लेकिन आई वॉज कमिंग स्लो। अगर रेलिंग होती तो आराम से बंदा चढ़ सकता। तो मेरे जैसे बंदे के लिए रेलिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन जो व्हील चेयर पर हैं तो उनके लिए तो रैंप। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी बात कि कराची में एक ऐसा कैंपस जिसमें हर बिल्डिंग में एक्सेसिबिलिटी है। सही। तो ये बात, इवन पैकेज उस वक्त अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अच्छा दुबई के हिसाब से तो कोई पैकेज अच्छा नहीं है, अभी भी आज भी अच्छा नहीं है देखा जाए। जी जी। तो लेकिन मैंने कहा ये दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर मी। तो फिर मैंने जो है IOBM ज्वाइन किया और आज तक, अच्छा यानी मैं एक और भी टेक्निकल बात बता दूं, मैंने जब भी जॉब्स की हैं वो 3 साल से 4.5 साल तक की हैं हर जगह के। यहाँ मुझे 7वां साल चल रहा है। अच्छा माशाल्लाह। तो आई एम हैप्पी with the staff and every environment। तो अच्छा मुझे ये बताएं, क्योंकि जब आप यू आर द प्रोफेसर देयर, तो हमारे भी जो प्रोफेसर आते थे तो उनको ना कुछ को आइडलाइज कर लेता है बंदा। तो अब आपके भी ऐसे होंगे जो कि एक होते हैं ना कि यूनिवर्सिटी लेवल पे आके आप जब मास्टर्स या बैचलर्स लेवल जो भी हो आपका, तो वहाँ पर आप थोड़े से लैग कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं हालात घर के ख़राब हो गए, वो तो इंस्पिरेशंस आपसे लेते हैं या आपसे आके डिस्कस करते हैं कि सर यहाँ पर आके मैं फंस गया, क्योंकि आपकी तो बहुत बड़ी फाइट है ज़िंदगी से, आपने एक जंग लड़ी है लोगों से। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या मसला होता है, एहसास कैसे दिलाते हैं, माशाल्लाह 3 बच्चे, एक अगर ये भी सही हो जाता तो क्या जाता ये वो, तो वो एहसास मोहब्बत में भी एहसास कमतरी का एहसास दिला रहे होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि बच्चे आके शेयर करते हैं आपसे चीज़ें बहुत सारी। अच्छा ये मैं यमन में जब यूएई अपना चाइना में मैंने PhD की तो वहाँ भी था, तो वहाँ आई डोंट नो मुझे क्यों, आई डोंट नो मेरा ओरा इस तरह का है कि लोग इवन जो कि नॉन मुस्लिम थे वो अपने प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करते थे और मैं उनको सॉल्यूशन भी देता था और जो भी मतलब हो सके।
अच्छा, अब यहाँ पर भी मेरे साथ ये होता है कि यहाँ तो खैर मैं एडमिन में ज़्यादा हूँ आजकल, लेकिन उससे पहले जब मैं प्रोफेसर पढ़ाता था बिल्कुल फुल टाइम, तो मेरे अभी भी स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे कनेक्टेड हैं, जो अभी भी अपने प्रॉब्लम्स करते हैं। मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी में मैं था, पुरानी बात है, कराची में, तो एक बच्चे की पोजीशन ये थी कि उसने कुछ अवली 1 सही किया था, वो टेस्ट 1 टेस्ट 2 में उसकी बिल्कुल उसकी तवज्जो, मतलब मुझे फ़ील हुआ कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। मैंने बुला लिया उसको अपने ऑफिस में, मैंने बात की, तो आई फेल्ट कि जी इसका प्रॉब्लम है फैमिली का। तो फिर मैंने उसके फादर को बुला लिया, तो 2 दिन बाद वो आ गए। उनसे मैंने जब अलग बात की तो आई गॉट के उनकी आपस में कोई इशू था मदर एंड फादर का उसके। तो मैंने उनको कहा, देखें जी आपका बच्चा है, ये इसकी एज बड़ी सेंसिटिव एज है, आप ये प्रॉब्लम आपने हैं, मैं उसको नहीं कह रहा आप कुछ भी करें, लेकिन ये प्रॉब्लम आप बच्चों के सामने ना शेयर करें और इनको तवज्जो दें, वरना इनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। मैंने कहा मेरे इस क्लास के दौरान इसकी पोजीशन ये थी, अब ये यहाँ पहुँच गया, अगर ये इसी तरह आपके हालात रहे तो ये बच्चा गया, 0 पर आ जाएगा। अच्छा, मुझे अब वो वालिदैन ने उसका क्या किया, उसके बाद में चला गया था इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के बाद मैं यूएई चला गया। अब 8 साल बाद एक जायटेक की होती है वहाँ पर नुमाइश, तो वहाँ मैं बैठा तो एक बच्चा मेरे सामने आया, मुझे कहा सर एक्सक्यूज़ मी, तो मैंने तो उसको पहचाना नहीं। मैंने कहा मैंने एक दोस्त को कहा मे बी यू वांट टू सी यू, ही सेड नो सर आई वांट टू सी यू। मैंने कहा आई एम सॉरी आई डिडंट रिकग्नाइज यू। उसने कहा मैं फ़लाँ नाम है मेरा और मैं फ़लाँ जगह पर आपका शागिर्द था और आपने मेरे फादर को बुलाया था और आपने उनको नसीहत की थी, उसके बाद आज मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ फ़लाँ बैंक में। माशाल्लाह। मैंने कहा माशाल्लाह। मैंने देखिए, अब ये एक मेरा एक्ट था जो कि एक नॉर्मल एक्ट होता है एक सुपरवाइज़र का, एक एकेडमिक एडवाइज़र का, कि जी जो फील करे आदमी और उसको हेल्प करे। अब मुझे बिल्कुल पता नहीं उसके बाद उस बच्चे के साथ, क्योंकि मैं छोड़ गया था उस अगले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी, तो उसको याद था। तो इस तरह मेरे साथ काफ़ी चीज़ें होती हैं। कभी कभी बिल मेरा पे हो जाता है पीछे से। अच्छा। कभी एयरपोर्ट में मेरा सामान हाथ में उठा के लेके जाते रहते हैं स्टूडेंट, तो वो फिर आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से, और फिर मुझे अल्लाह ताला की तरफ से भी बहुत मेहरबानी माशाल्लाह, है माशाल्लाह। कि मैं जो भी ख्वाहिश करता हूँ पूरी वो हो जाती है। एकदम तो नहीं होती, वो हमारे पास जिन तो नहीं है कि हम कहेंगे अभी रग रहे हैं और जिन हाजिर हो जाए। एक सिस्टमेटिक तहत हम उसमें अपना इनपुट देते हैं, थोड़ा सा प्रोसेस होता है और फिर वो आउटपुट मिल जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं जहाँ भी हाथ डालता हूँ जिस काम में भी अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं। और मैं लायक नहीं हूँ, वरना आज इस वक्त बैठा हुआ हूँ मैं एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोफेसर, एज ए PhD। मैं पाकिस्तान का पहला PhD हूँ जो कंप्यूटर साइंस में, जिसकी 3 डिग्रियाँ कंप्यूटर साइंस में। माशाल्लाह। तो अल्लाह की करम में मैं तो लायक नहीं हूँ। माशाल्लाह। और मैं तो बिल्कुल हेड्स ऑफ करता हूँ क्योंकि मेरे एक सेमेस्टर में आया था कंप्यूटर का, मेरे तो ज़िंदगी अज़ाब थी। 6 सेमेस्टर था मेरा, मुझे मेरे प्रोफेसर्स ने कहा था कि ध्यान लगा के और मैं वो सेमेस्टर मुझे आज तक याद है कि मैंने बड़ा कुछ जी जान लगा के पढ़ी थी उस सेमेस्टर में, क्योंकि मुझे हेडर फाइल भूल जाती थी, फिर लोअर फाइल, मिडिल फाइल तो कभी बनी नहीं थी। तो मुझे टीचर मैं कहता सर इसमें कोई ना कोई शॉर्टकट तो अच्छा, मैं बड़ा अच्छा नहीं था प्रोग्रामिंग में। कैसे हाँ, था? प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा था मैं। मैं जब, क्योंकि आपको पता है हमारा सिस्टम बहुत ही डिफरेंट है। मेरी मैट्रिक B ग्रेड में थी, इंटरमीडिएट C ग्रेड में थी। सही। लेकिन जैसे ही मैंने इंटर के बाद जब कंप्यूटर के कोर्सेज शुरू किए, अब ने मुझे टाइपिंग पे लगा, टाइपिंग सीखो, मैंने टाइपिंग सीख ली। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा वो ये इस कोर्स आया, कोर्स करवा लिया। ये वो छोटा सा वो कीबोर्ड आता था, मैंने अपनी प्रोग्रामिंग शुरू कर दी। मैं लॉजिक में बड़ा अच्छा था। अच्छा, माशाल्लाह। तो लॉजिक में जब अच्छा था तो मैथ और लॉजिक मिलाकर वो सारा कुछ आपको पता है। अच्छा, मुझे रट्टा वट्टा नहीं, इसलिए मेरे ग्रेड ख़राब आते थे, मतलब इंटरमीडिएट में। हाँ, रट्टा मुझे नहीं आता अभी भी। रट्टा में आप मुझे कहेंगे, मैं आप कहेंगे कोई ऐसी पॉलिसी का बनाएं जिसमें सीक्वेंस हो, जिसमें कोई लॉजिक हो, वो मैं आपको बेस्ट बना के दे दूंगा। सही। और मुझे याद भी रहेगी। मुझे वो ईयर याद नहीं रहते, लेकिन मुझे जो आर्टिकल्स हैं कि ये इसमें ये होगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये होगा, वो मुझे यहाँ पर महफूज हो जाती चीज़ें। ठीक ठीक ठीक। तो इस तरह वो मुझे शौक़ पैदा हुआ। फिर मैं कंप्यूटर में मैंने पहली बैच थी सिंध यूनिवर्सिटी की, उसमें मैं आ गया, वहीं से मास्टर्स की, वहीं से फिर मैं आगे निकल गया। तो PhD का ख्याल उसी ज़माने आगे PhD भी करनी चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है, जो भी ख्वाहिशें छोटी छोटी, लेकिन वो टाइम ऐसा नहीं कि वो इमीडिएट हुई कबूल, लेकिन वो कबूल हुई अल्लाह ताला का करम। माशाल्लाह। अल्लाह पे भरोसा बिल्कुल रखना चाहिए और अल्लाह ताला ही पूरा करता है। कहते हैं उसके घर में देर है अंधेर नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि बीमारी से लड़ना एक चीज़ होती है,
जो कि मैं डॉक्टर साहब की कहूँगा कि इन्होंने मुझे ऑफ द एयर कही थी कि मैं स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर चलूँगा, यानी मैं अपनी चीज़ों को अल्लाह से कनेक्ट करता हूँ। ऐसा ही आपने मुझे कहा था, और अल्लाह से कनेक्ट करने से शायद बंदा सेटिस्फाइड ज़्यादा रहता है। जी, इसमें ऐसा है कि मैं यानी जाहिर बात है, अब हम इंसान हैं, जब हम यहाँ माशरे में कुछ चीज़ें देखते हैं जो कि रेगुलर नहीं हैं या आपको बादर कर रही हैं, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अपना इजहार करते हैं। सही। अब आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, लोग सोशल मीडिया पे इजहार करते हैं। कुछ लोग पेंटिंग करते हैं। अच्छा, मैं शायरी करता हूँ माशाल्लाह। तो मैं फिर शायरी इस तरह करके, फिर उसके बाद मेरी ज़्यादातर शायरी फिर हम तो नात की तरफ है। लेकिन जो भी चीज़ मुझे बादर करती है माशरे में, फिर मुझे मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता तो कम से कम मैं उसको शायरी में उसको अल्फाज लिख कर उसको एक दो शेर हो जाए मौजूदा हालात में। मौजूदा हालात में। अच्छा, मुझे फिर ये आप साथ साथ सर्च भी कर रहे हैं। बिल्कुल कहते हैं कि ज़िंदगी में बेस्ट तरीका होता है कि आप कलम उठाएं और लिखना शुरू कर दें। और ये चीज़ होती है कि जो लोग डायरी लिखते हैं वो भी अक्सर, ये मैंने सुना है और पढ़ा भी है कि वो अकेले नहीं होते। जी। तो अब ये हाल ही के जो हालात हैं कि ज़मीर भी बिकते हैं बाज़ार मुस्लिम में। ज़बरदस्त। ज़मीर भी बिकते हैं बाज़ार मुस्लिम में, ये भी देखना था दियार मुस्लिम में। क्या बात है। फ़र्क नहीं है हलाल व हराम में, उम्मत खड़ी है कतार मुस्लिम में। क्या बात। मुहाफिजों ने मचाई हुई है उदम, लगाई हुई है कौम दीवार मुस्लिम में। क्या बात। कलमकारों ने कलम क्या बेचा है, भुला दिए हैं अफकार शियार मुस्लिम में। क्या बात है। मुद्दई तरपते हैं इंसाफ के हुसूल को, बिकता है इंसाफ मदार मुस्लिम में। क्या बात है। क्या बात। कानून है बनते यहाँ पर अपनों के लिए, जिंदा है कौम अभी तक खुमार मुस्लिम में। क्या बात। एक काश देहाती मेरा तखल्लुस है, एक काश देहाती हो जाएं हम मुस्लिम, क्या कुछ नहीं कर सकते वकार मुस्लिम में। क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब पीएचडी के साथ बहुत अच्छे शायर हैं, और ये कहते हैं कि ज़िंदगी में जब ऐसे लोग जुड़ते हैं तो उनको जुड़ते रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपकी फिजिबिलिटी हो आप ज़रूर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं, क्योंकि जब बंदा सीखता है ना तो रोल मॉडल ऐसे होते हैं। रोल मॉडल ये नहीं कि मैंने आज रैंप पे चल लिया, मैंने इसका ड्रेस पहन लिया। रोल मॉडल ये होते हैं कि अपनी चीज़ों से लड़ते हुए भी अभी भी फिल्म हम जो चल रहा है उससे और लड़ने की ताकत रखते हैं, लेकिन सिर्फ अपने खुदा के साए तले। जाते जाते, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, एक मैसेज यूथ के लिए क्या देंगे और एक मैसेज अपनी फैमिली के लिए क्या देंगे? अच्छा, यूथ के लिए मैसेज मेरा हमेशा ये होता है कि जी कंसिस्टेंसी। ज़बरदस्त। देखिए, ज़िंदगी में मैंने जो भी अचीव किया है बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। मैं जिस काम को मैंने शुरू किया उसको पाया तकमील तक पहुंचाया है। सही। डिफ़िकल्टीज आती हैं ज़िंदगी में, आती भी, अभी भी आ रही है, ऐसा नहीं है। जो भी आप काम शुरू करते हैं उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। सही। एंड फैमिली के लिए कि थैंक यू वेरी मच, के क्योंकि हम मर्द जो होते हैं ना वो थैंक यू नहीं कहते। ऐसा ही है। कभी फादर को मदर को हम नहीं कहते, लेकिन ऑन एयर तो कह सकता हूँ कि जी थैंक यू फॉर सपोर्ट, फॉर प्रेयर्स। माशाल्लाह। क्योंकि ये जो मैं आज हूँ वो दुआओं की वजह से हूँ। बिल्कुल, और आपके साथ तो रहमत मौजूद है, और अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे, क्योंकि एक चीज़ चली गई दूसरी मौजूद है, लेकिन कहते हैं कि माँ मौजूद होती है तो दुनिया का हर गम खत्म हो जाता है। इसी के साथ आप बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा शो को। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। इसी के साथ मैं भी चाहूँगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। जाते जाते सिर्फ एक बात कि लड़ने की ताकत भी अल्लाह ताला उनको अता करता है जो अल्लाह पर बिलीव रखते हैं। अल्लाह पर बिलीव रखें, और ये जब आप बिलीव रखते हैं ना अल्लाह पर कि मेरा ये काम तो सिर्फ खुदा के कोई कर ही नहीं सकता, तो फिर दिल में शक मत डालें, क्योंकि खुदा को शक पसंद नहीं है। वो वाहिद ज़ात है जो कि उसको भी अता करती है जो उसको नहीं मानता, और वो वही ज़ात है कि आप नमाज कज़ा कर देते हैं लेकिन वो आपके ऐबों को सबके सामने बयान नहीं करता। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तौबा करें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से मदद मांगे। मैं यही कहूँगा कि मेरे वो काम जिनको मैं उम्मीद हार चुका था, सिर्फ उस साथ ने मदद करवाई, एक फ़रिश्ता मेरे साथ मौजूद, कि हर चीज़ को, हर पहलू को देखते हुए हम आगे निकलते चले गए। ज़िंदगी में आप भी अल्लाह ताला से अपनी राह लगाएं, उनसे अल्लाह ताला से सवाल जवाब करें, यानी ऐसा क्यों हुआ जो रास्ता दिखा, और अल्लाह ताला रास्ता दिखाता है। इसी तरह बात के साथ कि मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपने दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।